कहते हैं जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक खुद पर नहीं गुजरती तब तक किसी का दर्द समझ में नहीं आता। माँ बाप 80-85 के हो गए हों, उनकी संतानें 60-65 की हो गई हों, ऐसे में ये सोचने लगती हैं कि वो खुद इतने बूढ़े हो गए और उनके माँ बाप अब उनकी हर परेशानी का कारण है। उनकी ज़िंदगी की हर खुशी में वो बाधा बन रहे हैं। मगर जब जिंदगी की वास्तविकता उनके सामने अनकहा सच लाकर खड़ा करती है तो क्या होता है, आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की इस कहानी में। भैया, मैं माँ को रख लूंगी, खुशी से रख लूंगी। उनकी सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात है। बस मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? भैया भाभी दोनों चौंक पड़े। भाभी तो शुरू हो गई, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे और माँ जी का खर्चा भी, कुछ उधार नहीं रखेंगे। अरे उसे बोलने तो दो, एकदम ही शुरू हो जाती हूँ। भैया ने भाभी को डपट दिया। मेरे सामने इस तरह अपमानित होना भाभी को अच्छा नहीं लगा। वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई। भैया ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या शर्तें हैं। इसे अनुरोध ही समझे। माँ के रहते ये घर न बेचे। मतलब ये कि उनकी जिंदगी के 2-4 साल और बचे होंगे। उनके रहते उन्हें बेघर न करे, उनकी छत छीनकर आश्रित के रूप में किसी की डेहरी पर न छोड़े, चाहे वो मेरी ही डेहरी क्यों ना हो। उन्हें शान से जीने दे। तुम्हें कैसे पता कि वो 2-4 साल ही और जिएंगी? भीतर से भाभी भुनभुना रही थी। वो कहीं नहीं गई थी, दरवाजे में कान लगाकर खड़ी थी। भैया ने उन्हें फिर नजरअंदाज किया और पूछा, दूसरी शर्त? बस उन्हें कभी पता न चलने दे कि आप दोनों हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर यूएसए सुमित के पास जा रहे हैं। कुछ तो बताना पड़ेगा ना। आप लोगों का विदेश जाना उन्हें तोड़ डालेगा। कह दीजिएगा मोनिका की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। पिछली बार आप लोग गए थे तो पर पोते की खुशी में वो बड़े आराम से 6 महीने मेरे पास रह गई थी। 6 महीने तो गुजर ही जाएंगे, फिर कुछ सोच लेंगे। भैया कुछ कहने जा रहे थे कि बाहर तांगा आकर रुका। माँ भागवत से लौट आई थी, उनके सामने तो बात हो ही नहीं सकती थी। मैं चाय पीकर लौट आई। भैया भाभी का ग्रीन कार्ड बन चुका था। सुमित उन्हें बुला रहा था। वो सब कुछ बेच बाच कर हमेशा के लिए जाना चाहते थे, पर माँ शाश्वत समस्या बनकर खड़ी थी। पिछली बार जब वो गए थे तो 1 महीना जन्म के पहले गुजर गया। जन्म के बाद तो वो परपोते की छवि देख देख कर निहाल थी। हर तीसरे-चौथे दिन बेटे बहू से बात होती रही। उनके 6 महीने मेरे पास कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इसीलिए इस बार भी मैंने यही कारण कहने को कहा। माँ घर में किराएदार भी नहीं रखने दे रही थी। उन्हें समझाया गया, घर बंद रहेगा तो लोग खिड़की दरवाजे चुरा कर ले जाएंगे, घर में धूल भर जाएगी। किराएदार रहेगा तो कम से कम रोज झाड़ू तो लगेगी, रोज दिया तो जलेगा। बेमन से ही सही वो मान गई, पर उन्होंने अपना कमरा सील कर दिया और कहा, ये सिर्फ मेरा और मेरे ठाकुर जी का कमरा है, यहाँ कोई तीसरा नहीं आएगा। 6 महीने आराम से गुजर गए। सुमित ने सुजय की 5 साल पहले की फोटो दिखाकर माँ को खुश कर दिया। माँ अपनी वंश बेल फलते फूलते देखकर कृतज्ञ थी। ठाकुर जी को नित नए भोग लगा रही थी, जिसका आनंद उनके दामाद और नाती ले रहे थे। इस काल्पनिक बच्चे को हमने सुयश नाम दिया। 6 महीने बीत गए तो माँ बेचैन रहने लगी। कहने लगी, तुमने तो कहा था वो 6 महीने से ज्यादा रहने नहीं देते। मैं समझाती रही, बच्चा छोटा है ना माँ, और साथ में स्कूल जाने वाला बड़ा भी। मोनिका नौकरी करती है, कैसे संभालेगी। और इस बार तो मोनिका के मम्मी पापा ने भी मना कर दिया, कहा हमसे इतना लंबा सफर नहीं होता। अब इन्हीं दोनों को तो संभालना है। सरकारी लोगों को कुछ दे दिलाकर मना लिया होगा। धीरे धीरे फोन आने कम हो गए। माँ की उत्सुकता भी कम हो गई। पहले तो पूछती थी, फोन नहीं आया, और अब आता भी तो कहती, तुम ही बात कर लो। 10 महीने बाद तो ये हाल था कि बच्चों की तस्वीरों में भी उनकी रुचि कम हो गई। एक दिन बोली, इनसे कह दो रात बिरात फोन ना किया करें, जो दिखाना है दिन में दिखा दिया करें। इतनी ठंड में मुझसे बिस्तर से नहीं उठा जाता। उनकी उदासीनता का मर्म मुझे समझ आ रहा था। बेटी का घर उन्हें अब नहीं भा रहा था। उनके जमाने के ये संस्कार थे कि उनकी हिम्मत होती अकेले रहने की तो एक दिन भी वो मेरे साथ न रहती। साल भर बीत गया। अब तो जैसे उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रह गया था।
अचानक माला जपते जपते हाथ रुक जाते। खाने का एक कोर लिए बैठी रहती, हम सब खा कर उठ जाते। ठाकुर जी के सामने बैठती तो ऐसा लगता निगाहें कहीं और टंगी हुई हैं। मंदिर जाने का शौक था उन्हें। सोमवार को शिव मंदिर, मंगलवार को हनुमान मंदिर। अब वहां भी जाने का मन नहीं करता। कहती वहां जाकर धक्के खाने से अच्छा घर में ही दर्शन कर लो। वैसे भी अब वहां जाकर मांगना ही क्या है, सब कुछ तो दे दिया भगवान ने। बच्चे नानी से बहुत हिल गए थे। देर रात उनका कहानी का सेशन चलता, पहेलियां बूझी जाती, अंताक्षरी होती। अब वो भी कम हो गया। पता नहीं नानी का स्टॉक खत्म हो गया था या मेरे बच्चों का उत्साह कम हो गया था। माँ का रसोई में अच्छा दखल था। उनके रहते मैं एकदम निश्चिंत रहती थी। अब वहां भी उनका जाने का मन नहीं करता। मैं कोई पाक विधि पूछती तो टालने के अंदाज में कहती, अरे मेरे तरीके सब पुराने हो गए हैं, तुम लोग को पसंद नहीं आएंगे। दिन में 4-5 कप चाय पीने वाली माँ अब सिर्फ 2 ही कप पर गुजारा कर रही थी। एक दिन मैंने हंसकर कहा, भैया आएंगे तो मुझसे लड़ेंगे, तुमने मेरी माँ को भूखा मार दिया। तो करुणा भरी हंसी हंसकर रह गई। उनकी आंखों में अजीब सूनापन था। मेरी ओर देखती तो ऐसा लगता मेरे पार किसी और को देख रही हैं। मैं और मेरे पतिदेव दोनों चिंतित हो गए। आखिर एक दिन पतिदेव बोले, तुम कहाँ माँ की सेवा का श्रेय लेने चली हो? कहीं ऐसा ना हो कि बदनामी हाथ लगे। रिश्तेदार बोलते नहीं थकेंगे। आखिर मैंने हिम्मत करके घर के बाहर जाकर एक दिन भैया को फोन किया और कहा, मैं जानती हूँ एकदम उठकर आना आसान नहीं है, पर आप कोशिश तो कीजिए। कहीं ऐसा ना हो बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगे। मैंने माँ की हालत तफसील से उन्हें बयान कर दी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि भैया तुरंत चले आएंगे, और वो भी भाभी के साथ। मुझे लग रहा था भाभी आते ही कहेगी, हमारा इतना भी सुख आप लोगों से देखा नहीं गया। पर इस बार भाभी अपेक्षाकृत शांत थी। माँ भैया से गले लगकर हिलक हिलक कर रोई। मैंने भी चुप नहीं कराया। लगा जाने कितने दिन की संचित रुलाई है, निकल जाने दो, मन हल्का हो जाएगा। 2 दिन भैया भाभी सफर की थकान उतारते रहे। तीसरे दिन घर देखने गए तो पूरा दिन लगा कर आए। शाम को आकर भैया बोले, कल हम माँ को लेकर चले जाएंगे। कहाँ? अपने घर। यहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने थोड़े ही आए हैं, माँ को उनके घर ले जाने आए हैं। वाजपेयी जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बगल का कमरा भी खाली कर दिया है। सामान? अरे सामान का भी इंतजाम हो जाएगा। चौथे दिन भैया भाभी माँ को लेकर चले गए। माँ ने बड़े उत्साह के साथ ठाकुर जी को उनके मंदिर में प्रतिष्ठित किया। एक अरसे बाद मैंने उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखी। मेरी सारी कुशंकाओं का समाधान हो गया। कुछ मैंने और कुछ वाजपेयी जी ने मिलकर सामान जुटा लिया था। नाश्ता भाभी बना लेती थी और खाना मेरे घर से चला जाता था। माँ के लिए पलंग की व्यवस्था हो गई थी और भैया भाभी जमीन पर ही सो रहे थे। पर भाभी ने एक भी दिन किसी परेशानी की शिकायत नहीं की। वो भी तन मन से पति के साथ माँ की सेवा में जुट गई थी। माँ गदगद थी। रोज ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करती थी। पर हमें अंदाजा नहीं था कि इस बीच माँ भीतर ही भीतर कितना छिद चुकी है। एक रात वो सोई तो सुबह उठी ही नहीं। यूं तो माँ का जाना किसी के लिए भी सुखद नहीं होता, लेकिन मैं खुश थी कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस अपने बेटे बहू के सानिध्य में ली। उनकी अंतिम यात्रा अपने घर से निकली। भैया ने मुझे धन्यवाद दिया कि समय रहते मैंने उन्हें खबर कर दी, वरना सचमुच पछतावा ही रह जाता। मुझे लगा था सुमित और मोनिका भी आएंगे, पर नहीं आए। मैंने चर्चा भी नहीं की। इतनी दूर से आना कोई हंसी खेल थोड़े ही है, बहुत पैसे लगते हैं। उसने वही पैसे भेज दिए थे और उसी से सारे काम संपन्न हुए। मैंने भैया से कहा, अब सब समेट कर घर चलिए, यहाँ कहाँ परेशानी में रहेंगे। वाजपेयी जी के सौजन्य का और फायदा उठाना ठीक नहीं है। मैंने वाजपेयी जी को घर खाली करने को कह दिया है। एक ब्रोकर ढूंढ लेते हैं। ये सब काम इतनी जल्दी नहीं होते, 15 दिन 1 महीना तो लग ही जाएगा। भैया बोले, मुझे अब कोई ब्रोकर नहीं ढूंढना, कोई विज्ञापन नहीं देना। मैंने कहा, क्यों? क्या वाजपेयी जी ने घर खरीद लिया है? नहीं, अब मुझे घर बेचना ही नहीं है। अब मुझे भी अपनी अंतिम सांस इसी घर में लेनी है। जैसे माँ अपने घर के लिए छटपटा रही थी ना, वैसे ही 7 समंदर पार हम भी अपने घर के लिए छटपटा रहे थे।
बस आने की राह नहीं मिल रही थी। वो तो तुम्हारा फोन आ गया तो जैसे सारे रास्ते खुल गए। बहुत बहुत धन्यवाद अनु, बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ, अब लौट कर नहीं जाऊंगा। और वो ग्रीन कार्ड? मानता हूँ बनवाने में पसीने छूट जाते हैं, पर अब 1.5 साल तो रही आए ना, मन हुआ तो दोबारा चले जाएंगे। वैसे अब जाना क्यों है, जितना देखना था देख लिया, जितना घूमना था घूम लिया, अब कहीं नहीं जाना है। कहकर भैया चुप हो गए। उन्होंने जो कहा उससे कई गुना ज्यादा अनकहा रह गया और वो अनकहा मुझ तक पहुंच रहा था। मन कैसा कैसा हो रहा था। मैंने कहा मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जा रही हो अनु? कहकर उनकी निगाहें मुझ पर टिक गई। उन निगाहों को देखकर मैं डर गई। उनमें एक अजीब सूनापन था, वही सूनापन जो माँ की आंखों में कुछ दिन पहले था। वो मेरी ओर देख रहे थे, मगर मेरे पार किसी और को देख रहे थे। तो आज अगर हमारे माँ बाप की उम्र लंबी है तो कल को हो सकता है हमारी उम्र भी लंबी हो। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें सोचकर पछतावा हो। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।